Hello dear friends, welcome to MK Legal Shiksha, the way of learning. Dear friends, summon for production of things, सेक्शन 91 एंड 92 ऑफ सीआरपीसी। कोर्ट से अगर कोई सम्मन आ जाता है कि आपको ये डॉक्यूमेंट, कोई ऐसा एविडेंस, कोई थिंग प्रोड्यूस करना है कोर्ट में, तो आपको क्या करना चाहिए, उसके बारे में आज हम बात करेंगे। देखिए, अगर आप चैनल पर नए हैं तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें। क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1973 की सीरीज में कई सारे वीडियोस हमने बनाए हैं, जिनका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। पूरी प्लेलिस्ट आप वहां पे जाके देख सकते हैं। देखिए, आज हम चैप्टर 7 में प्रोसेस टू कंपेल प्रोडक्शन ऑफ थिंग्स की बात करेंगे। पिछली क्लास में हमने प्रोसेस टू कंपेल द अपीयरेंस की बात की थी, फ्रॉम सेक्शन 61 टू 90। आज हम बात करने वाले हैं सेक्शन 91 और 92 के बारे में। जब सम्मन आता है, सम्मन टू अपीयर नहीं है, ये सम्मन टू प्रोडक्शन ऑफ द थिंग्स है। स्टूडेंट्स, आई होप आपको वॉइस क्लियर आ रही होगी। प्लीज मुझे एक बार थोड़ा सा मैसेज करके बता दें। देखिए, आज चैप्टर 7 है प्रोसेस टू कंपेल द प्रोडक्शन ऑफ थिंग्स। इसको हमने 4 पार्ट में डिवाइड किया है। आपका बेयर एक्ट इसको डिवाइड कर देता है एक्चुअली। सम्मन टू प्रोड्यूस 91 92, सर्च वारंट एंड जनरल प्रोविजन रिलेटिंग टू सर्च और मिसलेनियस। 91 से 105 तक ये पूरा चैप्टर है। सम्मन जो नॉर्मल हमने किया, ये किया हमने 61 से 69, जहां पे हम किसी के अपीयरेंस की बात करते हैं, किसी को बुलाना है। वारंट में क्या है, किसी को पकड़ के लाना है, तो 70 से 81। और भैया प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर अगर फिर भी नहीं मिला तो हम 82 से 86 प्रॉपर्टी भी कब्जा लेंगे तुम्हारी। यहाँ पे टाइम लिमिट हमने देखी थी कि 30 डेज प्रोक्लेमेशन की टाइम लिमिट है, 6 मंथ प्रॉपर्टी ना बेचने की है, और आपका ऑब्जेक्शन और क्लेम फाइल करने की है। 1 ईयर तक आप सूट फाइल कर सकते हो अगर आपका डिसअलाउ कर दिया जाता है, और 2 साल है जहां पे प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर वापस आके कोर्ट को सेटिस्फाई कर सकता है कि भाई मेरे को वारंट या वो नहीं मिला था, तो इस वजह से मैं जो है नहीं आ पाया। तो अगर कोर्ट सेटिस्फाई होता है तो प्रॉपर्टी का रिस्टोरेशन है या उसको पैसे मिलते हैं काट के। ये अब तक हमने पढ़ा इसका। और कुछ जनरल प्रोविजन भी हमने देखे, जहां 87 में आपका इन लीव ऑफ समन वारंट इशू करते हैं अप टू 90 तक। तो आज का जो टॉपिक है वो इससे थोड़ा सा फर्दर चला जाता है। फॉर अ फेयर ट्रायल वी नीड अ फेयर इन्वेस्टिगेशन। अब पुलिस इन्वेस्टिगेशन करती है अंडर चैप्टर 12 फ्रॉम सेक्शन 154 टू 176 ऑफ सीआरपीसी। अभी ट्रायल में इन्वेस्टिगेशन होगी, और ट्रायल से पहले क्या हो सकता है, इंक्वायरी हो सकती है, जो कहां पे डिफाइंड है 2 के जी में। इन्वेस्टिगेशन कहां डिफाइंड है 2 के एच में। उसके बाद आपका इन्वेस्टिगेशन हो गया, ट्रायल हो गया, इंक्वायरी हो गया, या कोई दूसरी ऐसी प्रोसीडिंग है जिसमें कोर्ट को जरूरत है। क्या जरूरत है, टू मेक द असर्टेन द ट्रूथ ऑफ दैट पर्टिकुलर केस एंड व्हाट एवर एलिगेशन हैज बीन इम्पोज्ड ऑन द एक्यूज्ड। अब उनकी सर्टेनिटी के लिए क्या चाहिए कोर्ट को, एविडेंस ही चाहिए। एविडेंस हम पढ़ते हैं इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 में। इसकी डेफिनेशन है सेक्शन 3 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट, जहां पे डॉक्यूमेंट्री ओरल वो वहां की बात है। आज हम सीआरपीसी को पढ़ेंगे विद आपका इंडियन एविडेंस एक्ट। तो दोनों बेयर एक्ट आपके पास होने चाहिए, और आईपीसी तो होना ही होना चाहिए, वो तो कंपलसरी है। आज हम बात करेंगे प्रोडक्शन ऑफ थिंग्स। कंपेल, किसी को कोर्ट जब कंपेल करेगा, कैसे कंपेल कर सकता है, ही कैन इशू समन। अगेन यहां पे जो समन इशू होगा ये होगा टू प्रोड्यूस द थिंग, डॉक्यूमेंट, कोई ऐसी चीज करने के लिए। इन पर्सन नहीं है यहाँ पे। दूसरी चीज यहाँ पे क्या होगी कि वो वारंट इशू कर सकता है। इससे पहले हम वारंट इशू करे थे किसी के पर्सनल अपीयरेंस के लिए, तो इसको हम सर्च वारंट बोलेंगे। और इससे नेक्स्ट चीज क्या है कि भाई ये तो है जब किसी को कोई चीज मंगानी है, लेकिन हमें कहीं पे नॉर्मल सर्च भी करनी है। सर्च के ऑप्शन भी यहाँ पे रहेंगे। सर्च करने के लिए अब देखो सर्च में क्या है, सम्मन तो हो गया 91 से 92 तक, सम्मन टू प्रोड्यूस अ थिंग और डॉक्यूमेंट। वारंट हो गया, अगर सम्मन के बाद भी कोई बात नहीं मानता तो अगला स्टेप वारंट आता है, जो हम डील करते हैं 93 से 98 तक।
और सर्च आ जाती है फिर कि भाई किसी की जनरल सर्च भी हो सकती है और पर्टिकुलर सर्च भी हो सकती है। अब एक चीज आ गई यहाँ पे सर्च। अब सीआरपीसी में अगर हम बात करें तो सीआरपीसी में सर्च दो तरह से होती है। एक होगी विदाउट वारंट। वारंट क्या है? वारंट इज ए रिटन अथॉरिटी गिवन बाय द कोर्ट टू डू समथिंग। और एक होगा विद वारंट, यानी कि एक में आप बिना पुलिस वाले या जो भी कर रहा है सर्च वो बिना कोर्ट के आदेश के करेगा और एक करेगा कोर्ट के आदेश से। तो बिना कोर्ट के आदेश के कौन कर सकता है? एक तो पुलिस कर सकती है, ठीक है, और दूसरा कौन खुद कर सकता है बिना वारंट के? मैजिस्ट्रेट कर सकता है। मैजिस्ट्रेट को तो वारंट चाहिए, तो खुद ही कोर्ट अपने आप में। ये दो लोग हैं जिनको वारंट की जरूरत नहीं है, किन कंडीशंस में। अब मैं पुलिस की अगर सीआरपीसी में बात करूं तो देखिए सेक्शन 47 में सर्च करता हो किसी प्लेस की। जब किसी को अरेस्ट करने के लिए किसी पे कहीं लगता है कि इंडिविजुअल छिप गया है तो विदाउट ऑर्डर ऑफ द कोर्ट पुलिस कैन सर्च दैट पर्टिकुलर एरिया। जब वो इन्वेस्टिगेशन करता है तो 165 और 166 में भी इन्वेस्टिगेशन के पर्पज से वो कहीं पे सर्च कर सकता है किसी भी प्लेस को। इसके अलावा पुलिस के पास एक और पावर है अंडर सेक्शन 153 प्रिवेंटिव नेचर में, जहां पे वो वेट्स और मीजर्स का इंस्पेक्शन कर सकता है और उनको सीज भी कर सकता है 153 के 2 में। और मैजिस्ट्रेट क्या कर सकता है? अंडर सेक्शन 103। ये है जहां पे कोई आदेश जारी नहीं होगा, बिना किसी आदेश के सर्च की जा सकती है। अब अगली चीज क्या आ जाती है यहाँ पे? विदाउट वारंट, यानी कि 93 से 98, जहां पे कोर्ट को क्या है कि कोर्ट अपनी तरफ से एक आदेश जारी करेगा कि यू कैन सर्च दैट पर्टिकुलर एरिया, दैट पर्टिकुलर प्लेस फॉर दैट पर्टिकुलर थिंग, और इट मे बी अ जनरल वारंट की आप जाओ सर्च वारंट दे दिया आपको। तो यहां पे क्या है कि सर्च वारंट क्या करता है? अगर किसी के यहां भी अगर आप सर्च वारंट भेजते हैं तो उसकी जो पर्सनल प्राइवेसी है वो इंटरप्ट होगी, क्योंकि आप किसी के घर में किसी के पर्टिकुलर प्लेस में जाएंगे। तो किसी भी कोर्ट को अपना जुडिशियल माइंड यूज करना है। विदाउट अप्लाइंग जुडिशियल माइंड नो सर्च वारंट कैन बी इशूड, और अगर इशू किया गया है तो दैट मे बी ट्रीटेड एज इलीगल। अगर ये क्वेश्चन मेंस में आता है 91-92 क्या था सर? 91-92 है सम्मन इशू होते हैं यहाँ पे कोई चीज प्रोड्यूस करने के लिए। ओके। हाँ, अब जो मैंने कहा कि जुडिशियल माइंड है, तो इसमें एक बहुत ही अच्छी स्टेटमेंट है जिनका नाम है लॉर्ड मैन्सफील्ड। लॉर्ड मैन्सफील्ड ने सर्च वारंट के बारे में बात कहा था कि कोर्ट का डिस्क्रिशन है यहाँ पे, बिकॉज जब आप पढ़ेंगे तो यहाँ पे लिखा जाता है कोर्ट में, कहीं पे भी कोर्ट सेल नहीं है वो सर्च वारंट इशू करने में। उस मे वर्ड के पीछे रीजन यही है कि इट गिव्स द डिस्क्रिशनरी पावर टू दी कोर्ट। तो यहाँ पे कहा था लॉर्ड मैन्सफील्ड ने कि डिस्क्रिशन व्हेन अप्लाइड टू अ कोर्ट ऑफ जस्टिस इज अ साउंड डिस्क्रिशन गाइडेड बाय लॉ and it must be governed by the rule, not by humor. It must not be arbitrary, fanciful. It must be legal and regular. It means किसी की प्राइवेसी आप ऐसे इन्फ्रिंज नहीं करना जब तक कि कोर्ट पूरी तरह से सेटिस्फाई नहीं हो जाए। चैप्टर 7 प्रोसेस टू कंपेल द प्रोडक्शन ऑफ थिंग्स। इसको पहला आपका हो गया सम्मन टू प्रोड्यूस 91-92, सेकंड आपका हो गया सर्च वारंट 93 से 98, और तीसरा आपका हो गया कि जनरल प्रोविजन क्या रहेंगे रिलेटेड टू सर्च 99 से 97 तक। नहीं 98 तक है भाई, 98 तक है, 99 से जनरल प्रोविजन शुरू होते हैं, क्योंकि 98 आपका जो एबडक्टेड फीमेल्स है ना उनके रिस्टोरेशन की बात करता है, वो भी इसी में आता है। एक्चुअली 97 98 एक दूसरे के पूरा मतलब वो हैं रीड टुगेदर सेक्शन है दोनों, मिनी हाबियस कॉर्पस बोलते हैं 97 को। और चौथा यहाँ पे है आपका जो मिसलेनियस हो जाएंगे 102 से 105। अब सर्च वारंट इशू करने के लिए टोटल 6 कंडीशंस चाहिए। कोर्ट को 6 कंडीशन में ही है जब कोर्ट सर्च वारंट इशू कर सकता है। अब ये 6 कंडीशन कहां दे रखी हैं? देखो 93 जो है सेक्शन 93
तीन कंडीशन तो यहाँ है, ठीक है। और उसके बाद 94 में, 95 में और 97 में तीन कंडीशन यहाँ पे है। ये कंडीशन है, इन्हीं 6 कंडीशन में सर्च वारंट इशू होगा, अदरवाइज सर्च वारंट इशू नहीं होगा। अब आते हैं हम सर्च है क्या। व्हाट इज सर्च? सर्च इज अ प्रोसेस ऑफ चेकिंग थोरोली एनी लोकेशन और एरिया टू डिटेक्ट समथिंग हिडन। अब आ जाइए, आपका बेरेक्ट खोलो सेक्शन 91, आज की स्लाइड नहीं बनी हुई है तो बेरेक्ट साथ साथ खोल लो, वहीं से पढ़ते रहेंगे। 91 क्या है? सम्मन देना है टू प्रोड्यूस। क्या प्रोड्यूस करना है? कि या तो डॉक्यूमेंट या कोई थिंग, ये चीजें यहाँ पे प्रोड्यूस करनी है। इधर कोर्ट या फिर एसएचओ, स्टेशन हाउस ऑफिसर, क्या दोनों सम्मन इशू करेंगे? नहीं, सम्मन सिर्फ और सिर्फ कोर्ट इशू कर सकता है, इट मे इशू। और एसएचओ जो है एक, ये रिटन ऑर्डर इशू करता है। एसएचओ अगर किसी को भेजे, जैसे 41 ए में नोटिस भेजता है ना, वैसे ही यहाँ पे एसएचओ क्या है, एक रिटन ऑर्डर दे सकता है अगर उसे लगता है कि कोई भी ऐसी थिंग या कोई डॉक्यूमेंट है, क्योंकि थिंग और डॉक्यूमेंट के लिए जा रहा है, ये क्या है, डिजायरेबल है इन इन्वेस्टिगेशन बाय एसएचओ एंड इन इंक्वायरी बाय मैजिस्ट्रेट, या फिर ट्रायल में और कोई दूसरी प्रोसीडिंग में। तो वहां पे क्या है, सच कोर्ट में सम्मन, ये जो मे वर्ड है वो डिस्क्रिप्शन की बात करता है, जो हम बात कर चुके हैं लॉर्ड मैनिंगफील्ड वाली। किसको देगा? टू दैट पर्सन, उस व्यक्ति को जिसके पोजेशन में वो है, ऐसा व्यक्ति जिसके पोजेशन में आपका वो थिंग या डॉक्यूमेंट है, वो व्यक्ति क्या है, आफ्टर गेटिंग दैट सम्मन कोर्ट में उसको प्रोड्यूस करेगा। तो यहां पे वही चीज आती है, अगर मान लो वो उसको नहीं मानता है तो उसके खिलाफ क्या लग जाएगा आपका, सेक्शन 175 ऑफ आईपीसी लग जाएगा। इसके अलावा सेक्शन 349 भी है आपका सीआरपीसी का, ये भी इस बात का प्रोविजन देता है। लेकिन यहाँ पे कोर्ट को जो मे आया उसकी वजह से एक रीजन टू बिलीव होना चाहिए। अब इसका ये जो है सबसेक्शन 1, सबसेक्शन 2 इसका कहता है कि अगर जो पर्सन है वो डॉक्यूमेंट भिजवा देता है, जो आपने डॉक्यूमेंट मांगा या आपने वो जो थिंग थी कोई ऐसी वो प्रोड्यूस करा देता है, तो ये माना जाएगा कि उसने समन्स को ओबे किया है, फिर आप उसके खिलाफ कोई पिनल प्रोविजन यूज नहीं करेंगे। अब दूसरा इसमें एक इंपॉर्टेंट आ जाता है, इंडियन एविडेंस एक्ट हमारा पिक्चर में आता है सबसेक्शन 3 में। अब ये कहता है कि भाई इंडियन, ये जो सेक्शन है ये सेक्शन 123 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट, उस पर कोई इफेक्ट नहीं डालता है। वो क्या है, जो आपका एविडेंस एज द अफेयर्स ऑफ स्टेट है, यानी कि अनपब्लिश्ड की बात करता है, एविडेंस एज अफेयर्स ऑफ स्टेट, ये प्रिविलेज्ड कम्युनिकेशन में आता है। जो हमारा चैप्टर 9 है 118 से 134 इंडियन एविडेंस एक्ट का, वहां पे 121 से लेके 130 तक कुछ प्रिविलेज्ड कम्युनिकेशन दिए गए हैं। उसी में 123 क्या कहता है कि अगर कोई अनपब्लिश्ड डॉक्यूमेंट है, यानी कि भाई उसको अभी तक पब्लिश नहीं किया गया किसी ऑफिशियल गैजेट में, तो उसको आप एविडेंस में नहीं दे सकते। लेकिन यहां भी इन्होंने क्या किया, एक एक्सेप्शन दे दी कि जो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है उसकी परमिशन से आप उसको दे सकते हो। तो 91 का कोई भी प्रोविजन इस नथिंग इन दिस कोड शैल डीम टू अफेक्ट दीज थिंग्स, इन पे अफेक्ट नहीं डालेगा। अब यहीं पे एक 124 आ जाता है। अभी हम जो ये कर रहे हैं ना, ये कर रहे हैं इंडियन एविडेंस एक्ट के दोनों सेक्शन। अब ये क्या कहता है कि ऑफिशियल कम्युनिकेशन, तो ऑफिशियल कम्युनिकेशन है, अगर किसी ने कोई ऑफिशियल कम्युनिकेशन किया है तो उसको भी आप फोर्स नहीं कर सकते इफ इन द पब्लिक इंटरेस्ट दैट पब्लिक ऑफिसर। ये ऑफिशियल कम्युनिकेशन क्या है, अगर कोई पब्लिक ऑफिसर उसको लगता है कि पब्लिक इंटरेस्ट में इसको डिस्क्लोज करना सही नहीं है, भाई कल को पब्लिक में कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है, इन दैट कंडीशन वो क्या कर सकता है, यहाँ पे मना कर सकता है, आप उसको फोर्स नहीं कर सकते। तीसरी चीज क्या है कि जो बैंकर्स बुक्स एविडेंस एक्ट है 1891, उस पर भी इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता।
और एक और इंपॉर्टेंट चीज आ जाती है 3 का बी। इस 3 के बी में सबसे पहले लिख लो आगे रीड विद सेक्शन 92। ये पूरा सेक्शन 92, इसके ऊपर एक अलग सेक्शन ही बना दिया इन लोगों ने। तो यह क्या कहा गया कि जो लेटर्स हैं, पोस्ट कार्ड है, या कोई टेलीग्राम है, या कोई भी दूसरा डॉक्यूमेंट है, पार्सल है, कोई थिंग है, मान लो भाई पोस्ट ऑफिस या टेलीग्राम के थ्रू कोई कुछ ऐसा भेज रहा है, तो वो किस में रहेंगे? वो इन दी कस्टडी ऑफ पोस्टल अथॉरिटी और टेलीग्राम अथॉरिटी रहेंगे। तो उनको आप वो नहीं कर सकते। तो उसमें क्या है कि उसके लिए एक अलग सेक्शन 92 बना। हम सेक्शन 92 को थोड़ा यहाँ देखेंगे, फिर दोनों सेक्शनों पर केस लो एक साथ डिस्कस करेंगे। तो 92 यहाँ क्या है? 92 ये कहता है, 92 खोल लीजिए साथ में, कि डीएम, सीजेएम और हाई कोर्ट और कोर्ट ऑफ सेशन, सॉरी कोर्ट ऑफ सेशन, ये 4 ऐसे अथॉरिटीज हैं जो अगर इनको लगता है कि इट इज असेंशियल फॉर द इन्वेस्टिगेशन, ट्रायल और इंक्वायरी, तो ये ऑर्डर दे सकते हैं किसको? पोस्टल और टेलीग्राम अथॉरिटी को, टू डिलीवर दैट टू अ पर्सन नेम्ड बाय कोर्ट। ये नहीं कि कोर्ट में प्रोड्यूस करेंगे, कोर्ट जिस आदमी का नाम होता है, वो आईओ का नाम दे, चाहे भाई वो किसी और कोर्ट अफसर का नाम दे, किसी प्राइवेट पर्सन का नाम दे, कोर्ट जिसको डिसाइड करेगा। कौन कौन? डीएम, सीजेएम, कोर्ट ऑफ सेशन या आपका हाई कोर्ट, यही लोग कर सकते हैं अगर एसेंशियल है तो, बट दे मस्ट रिकॉर्ड द रीजन। सेक्शन 92 का जो सब सेक्शन 2 है, ये यह क्या कहता है? देखिए, जब सब सेक्शन 1 की हमने बात की थी तो वहाँ पे जो अथॉरिटी थी वो आपका डीएम, सीजेएम, कोर्ट ऑफ सेशन, हाई कोर्ट, ये 4 अथॉरिटी थी जो कि पोस्टल और टेलीग्राफ अथॉरिटी को ऑर्डर दे सकती हैं। लेकिन 92 क्या कहता है कि मैजिस्ट्रेट, अब यहाँ पे जो मैजिस्ट्रेट हैं, ये मैजिस्ट्रेट आपके जुडिशल भी हो सकते हैं या फिर एग्जीक्यूटिव भी हो सकते हैं। अगर जुडिशियल है, एग्जीक्यूटिव, इससे बात से फ़र्क नहीं पड़ता है। साथ में कमिश्नर ऑफ पुलिस। आप चीज़ की प्रैक्टिकलिटी को समझिएगा तो आपको चीज़ें ज़्यादा से अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। और आपके जो एसपी होते हैं, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, यहाँ पे 3 अथॉरिटी ऐसी हैं हु कैन, दीज अथॉरिटीज़ may search in the postal department and they can give a requisition them to detain those particular mails which are addressed to a person, to that particular person। अब इसको समझने के लिए ना, कब तक डिटेन करना है? डिटेन करना है तब तक कि ये लोग सब सेक्शन 1 से कोई ऑर्डर नहीं मिल जाता है कि टू whom इट मस्ट बी डिलीवर्ड। अब ये केस नोट कर लीजिए यहाँ पे, कैलाश वर्सेस सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस दिल्ली, ये आपका 1960 का केस। इस केस में क्या हुआ था कि एसपी ने पोस्टल अथॉरिटी को ऑर्डर दिया था कि एक पर्टिकुलर पर्सन मिस्टर कैलाश, इसके नाम पे जितना भी मेल है, मेल जितना भी एड्रेस्ड टू दिस पर्सन, उस सबको डिटेन कर लिया जाए जब तक सब सेक्शन 92 का 1 से कोई ऑर्डर नहीं आ जाता है। तो ये कहा गया कि ये इलीगल है, इसको चैलेंज किया गया कोर्ट ने, बट कोर्ट ने कहा इट इज़ प्रॉपर बिकॉज इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड विच मेल इज़ रिक्वायर्ड ड्यूरिंग द इन्वेस्टिगेशन। तो इस चीज़ को प्रॉपर ठहराया गया था। अभी हम ये आपका सेक्शन 92 तक हो गया है। अब सेक्शन 93 से लेकर के हम 98 तक सर्च ऑफ वारंट की बात करेंगे। सबसे पहले हम डेफिनेशन समझते हैं कि सर्च वारंट होता क्या है। You must understand the definitions together because for the main you need to write something there. So try to make the notes and that practice will be beneficial for you during your mains preparation. थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। ये पूरा क्लास तो नहीं अपलोड हो पाया क्योंकि क्लास बहुत लंबा था, तो उसके मैंने सिर्फ पहले वाले 2 सेक्शन यहाँ पे अपलोड किए हैं। अगर आप भी एक ऐसी क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन कर लें, वहाँ पे उसकी टाइमिंग्स रहती हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर दें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब भी करें, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें। आपकी कोई भी एडवाइस, सजेशंस, करेक्शंस हैं तो प्लीज़ मुझे मेल कर सकते हैं।
आप टेलीग्राम चैनल को हमारे ज्वाइन कर लें। आपके कमेंट्स, आपके सजेशंस मेरे लिए बहुत बेनिफिशियल रहते हैं। इसी तरह से एमके लीगल शिक्षा से जुड़े रहिए नए नए लीगल टॉपिक्स के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।